पूर्व के व्याख्यान में हमने नाटकों की उत्पत्ति पर चर्चा की और जाना कि नाटक के विषय में परंपरागत मत और पाश्चात्य मत किस प्रकार के हैं, और उसमें से हमने जो तर्कसंगत मत था उसके निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद उसको अपनाया। आज हम संस्कृत नाटकों के विकास पर बात करेंगे और प्रोफेसर मैक्समूलर, पिशेल, लेवी, मैकडॉनल्ड, कीथ आदि ने इस बात को माना, पाश्चात्य जो विद्वान हैं, कि नाटकों का प्रारंभ जो है सर्वप्रथम भारत में हुआ। संस्कृत नाटकों की एक विशाल परंपरा है, समृद्ध परंपरा है, जिससे कि पता चलता है कि इसकी एक लंबी विकास यात्रा अवश्य है, क्योंकि यूं ही कोई चीज़ अपने उत्कर्ष में और परिष्कृत रूप में हमारे सामने नहीं आती। उसके पीछे बहुत वर्षों की, यूं कहें कि अनेक शताब्दियों की मेहनत उसके पीछे निहित होती है। ये हमको निर्विवाद रूप से हम इसे स्वीकार कर सकते हैं, किया जाना चाहिए। तो जो नाटककार हुए हैं, जैसे कि भास हैं, जिन्होंने 13 नाटक लिखे, और प्रतिज्ञा योगंधरायण हैं, स्वप्नवासव दत्तम हैं, पंचरात्र है, दूतवाक्यम है, ये इत्यादि जो नाटक हैं, बालचरित, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अभिमारक, चारुदत्त। इसी प्रकार से महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, इन नाटकों की रचना की, और ये सब संस्कृत में रत्न के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इसके अतिरिक्त शूद्रक ने जो मृच्छकटिक लिखा, वो एक अलग ही तरह का नाटक है। वसंत सेना उसमें गणिका है, जो कि इस नाटक की नायिका है, और चारुदत्त जो कि एक दरिद्र ब्राह्मण है, वो इसका नायक है। इसी प्रकार से शूद्रक ने जो लिखा, यह लीक से हटके सामान्य विषय पर लिखा, लोक में प्रचलित विषय पर लिखा। विशाखदत्त नाम के नाटककार ने अलग विषय को उठाया, राजनीति के विषय को उठाया, और चाणक्य और चंद्रगुप्त को आधार बना करके उन्होंने जिस नाटक की रचना की, उसका नाम था विशाखदत्त। इसी प्रकार से उत्तर रामचरितम की रचना भवभूति ने की, और हर्ष ने जिस नाटक की रचना की वो है नागानंद नाटक, और इसके अतिरिक्त रत्नावली उनका प्रसिद्ध नाटक है, प्रियदर्शिका उनका नाटक है, और अनेक उन्होंने ऐसे हमें नाटक मिलते हैं। इसके अतिरिक्त आप आगे देखें तो एक नाटक जो भट्ट नारायण का है, वो वेणी संहार, वो मिलता है हमें। भट्ट नारायण की जो नाट्य कला है, उसका भी संस्कृत साहित्य में एक विशेष स्थान है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि एक समृद्ध नाट्य परंपरा है, जिसका राजशेखर हैं, अश्वघोष हैं, ये सब नाटककार हैं। तो एक विस्तृत और विशाल परंपरा हम देखते हैं, और ये परंपरा कोई रातों रात तो बन नहीं गई होगी। निश्चित रूप से इसके पीछे एक बड़ी पृष्ठभूमि रही होगी। हमने उत्पत्ति की तो बात की, अब हम विकास की यात्रा को भी देख लेते हैं। तो संस्कृत नाटकों का जो विकास है, वो रामायण और महाभारत जैसे ऐतिहासिक काव्यों से हमें उसे देखना होगा। रामायण काल और में जब हम देखते हैं तो कई ऐसे हमें उदाहरण मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय तक नाटक प्रचलित हो गए थे और नाटकों के विकास का क्रम प्रगति पर था। नाटकों में रस परिपाक पर भी पूरा ध्यान दिया जाता था। शैलूष और उनकी स्त्रियों के उल्लेख मिलते हैं, और जिससे कि पता चलता है कि अभिनेता और अभिनेत्रियां भी उस समय थीं।
हास्य रस वाले नाटक भी खेले जाते थे। और वाल्मीकि रामायण के जो ये श्लोक हैं इनमें ये सब प्रकट है। अब देखिए, रसैः श्रृंगार करुण हास्य रौद्र भयानकैः वीरादिभिः रसैर्युक्तं काव्यम एतद अगायताम। तो यहाँ पर रस के विषय में बात की है। नाराज के जनपदे प्रकृष्ट नट नर्तकाः, यहाँ पर नट नर्तक की बात हमें मिलती है। और वादयंती तथा शांतिम लासयन्त्यपि चापरे, फिर कहा नाटकान्यपरे प्राहुर्हास्यानि विविधानि च, अर्थात कि अपरे नाटकानि यानी कि अन्य नाटक जो हास्य से संबंधित हों वो भी खेले जाने चाहिए। शैलूषाश्च स्त्रीभिः यान्ति इत्यादि, अर्थात यहाँ पर जो पंक्ति है इससे पता चलता है शैलूष और उनकी स्त्रियाँ जो भी अभिनेत्रियाँ हैं उनका उल्लेख है। इसका अर्थ है कि अभिनेता और अभिनेत्रियों का भी उल्लेख हमें मिलता है। फिर महाभारत में यदि हम देखें तो ये पंक्ति जैसे है, इत्यब्रवीत सूत्रधारः सूतः पौराणिकस्तथा। यह जो यहाँ पर सूत्रधार का जो प्रयोग है ये बताता है कि नाटक उस समय प्रचलित थे। फिर कहा नाटका विविधा काव्याः कथाख्यायिका कारकाः आनर्ताश्च सर्वे नट नर्तक गायका। तो यहाँ पर भी हम नाटक और नट नर्तक गायका का इन शब्दों का प्रयोग देखते हैं, जिससे स्पष्ट है कि नाटक उस समय अपनी विकसित अवस्था में था और धीरे धीरे वो परिष्कृत भी हो रहा था। इसके अतिरिक्त हमने जो एक महाभारत में जो रंगशाला है उसका विराट पर्व में प्रयोग हम देखते हैं। महाभारत के हरिवंश पर्व में जो अध्याय संख्या 91 से 97 तक का जो है उसमें वज्रनाभ नामक राक्षस की नगरी में रामायण और कौबेर रंभाभिसार नामक नाटक खेले गए, ऐसा वर्णन मिलता है। पाणिनि और पतंजलि के उद्धरण भी इस दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। पाणिनि और पतंजलि दोनों ही व्याकरणकार हैं, जिसमें अष्टाध्यायी के रचयिता जो हैं ये पाणिनि हैं और इन्होंने अपने सूत्रों में 2 नट सूत्रों का अर्थात 2 नाट्यशास्त्रों का उल्लेख किया है। एक नाट्यशास्त्र के रचयिता शिलालिन थे और दूसरे के कृशाशु। पाराशर्य शिलालिभ्याम भिक्षु नटसूत्रयोः कर्मंद कृशाश्वादीनि। तो ये अष्टाध्यायी के 2 सूत्र हैं, 4-3-110 और 4-3-111 इनमें हमें मिलता है। इसके अतिरिक्त पाणिनि ने स्वयं जाम्बवती जय जो है अथवा पाताल विजय से भी ये नाटक मिलता है, तो इस नाटक की रचना की है। जैसा कि ये उद्धरण है इसमें हमें मिल रहा है, स्वस्ति पाणिनये तस्मै येन रुद्र प्रसादतः आदौ व्याकरणं प्रोक्तम ततो जाम्बवती जयम। जिन्होंने शिव के प्रसाद से प्रारंभ में व्याकरण की रचना की और उसके बाद जाम्बवती जयम इस नाटक की रचना की। ये इस श्लोक का अर्थ है। महर्षि पतंजलि जो कि 150 ईसा पूर्व में थे, उन्होंने अपने महाभाष्य जो अष्टाध्यायी 3-2-111 पर लिखा, उसमें कंसवध और बलिबंध नामक नाटकों के खेले जाने का उल्लेख किया है। पतंजलि का कथन है, ये तावदेते शोभानिका नामैते प्रत्यक्षं कंसं घातयन्ति प्रत्यक्षं च बलिं बंधयन्ति इति। महाभाष्य है 3-2-111। भरत मुनि जो कि नाट्यशास्त्र के प्रणेता माने गए हैं, उन्होंने नाट्यशास्त्र नामक विशाल ग्रंथ जो श्लोकबद्ध है उसमें 36 अध्यायों में इसे लिखा है और लगभग
700 पृष्ठों के इस विशाल ग्रंथ में नाट्य संबंधी सभी विषयों का विस्तृत और प्रामाणिक विवेचन है और इसका समय है 200 ईस्वी पूर्व। इसका अर्थ ये हुआ कि 200 ईस्वी पूर्व तक नाटक अपने पूर्णतया परिष्कृत रूप में आ गया था, क्योंकि भरत मुनि के जो नाट्यशास्त्र में है उन्होंने पूरा विस्तृत वर्णन किया है किस प्रकार की नाट्यशाला हो, अभिनय किस प्रकार का हो, उसके अभिनेता कैसे हों और किस प्रकार की कथावस्तु हो, अंकों का विभाजन कैसे हो। ये सारे वर्णन उन्होंने विशाल इस ग्रंथ में, जिसके 36 अध्याय हैं, अपने आप में ये संख्या बता रही है कि 36 अध्यायों की संख्या बहुत बड़ी संख्या है और इसमें इसने विशालकाय जो नाट्यशास्त्र में अगर यदि कुछ नाटक पर ही सब कुछ लिखा गया है तो निश्चित रूप से नाटक उस समय तक अपनी पूर्ण चरम अवस्था और परिष्कृत अवस्था को प्राप्त कर चुका था। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। तो विद्वानों का कहना है कि ईसा पूर्व 2री शताब्दी तक जो है नाट्यकला अपने चरम और उन्नत अवस्था में थी। वात्स्यायन जो हैं इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि नट नागरिकों को नाटक दिखावें और दूसरे दिन नागरिक चाहें तो फिर नाटक देखें, नहीं तो नटों को विदा करें। ये यहाँ पर कहा गया है। कुशीलवाश्च आगन्तवः प्रेक्षणम् येषां दद्युः द्वितीये अह्नि तेभ्यः पूजां नियतं संलभेरन् यथाश्रद्धं येषां दर्शनम उत्सर्गो वा। ये यहाँ पर कहा गया है कि नट नागरिकों को नाटक दिखावें और दूसरे दिन नागरिक चाहें तो फिर नाटक देखें, नहीं तो नटों को विदा करें। इसी प्रकार बौद्ध ग्रंथों, जैन ग्रंथों में भी नाटकों का, नटों का उल्लेख मिलता है। एक जो कुशीलव शब्द बार बार आ रहा है इन संदर्भों में, रामायण में भी आया, यहाँ वात्स्यायन ने भी किया, तो इससे ज्ञात होता है कि जो सर्वप्रथम ये बड़ा प्रसिद्ध शब्द था और अभिनेता के लिए यह प्रचलित हो गया बाद में, किंतु सर्वप्रथम जो अभिनय का कार्य था राम के पुत्र कुश और लव ने किया था और इसी कारण से ये जो कुशीलवा शब्द जो है अभिनेता के लिए बाद में रूढ़ हो गया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये पूरी विकास यात्रा है। मैंने आपको जैसा कि प्रारंभ में भी प्रसिद्ध नाटकों के विषय में बताया था और पुनः दोहरा रही हूँ कि जो कालिदास हैं, भास हैं, शूद्रक हैं, अश्वघोष हैं, हर्ष हैं, भवभूति हैं, ये सारे के सारे नाटककार, इनकी जो रचनाएं हैं जिनका मैं पूर्व में नाम बता चुकी हूँ, ये सारी की सारी रचनाएं अब उपलब्ध हैं और जब इन्हें पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि वास्तव में संस्कृत नाटक की जो परंपरा है वो अत्यंत समृद्ध रही है और संस्कृत नाटक अत्यंत परिष्कृत रूप में हम उन्हें देखते हैं और उनका जो शास्त्रीय विधि विधान है वो भी हम देखते हैं। और संस्कृत नाटकों को शास्त्रीय रूप में रूपक कहा जाता है। इनको रूपक कहा जाता है क्योंकि रूप का आरोप किया जाने के कारण, रामादि के रूप का आरोप किया जाने के कारण इन्हें रूपक कहा जाता है। इसके ये जो रूपक हैं ये 10 प्रकार के हैं। इसके अतिरिक्त संस्कृत नाटकों में एक और परंपरा है वो उपरूपकों की, जो कि 18 प्रकार के हैं या उससे अधिक भी विद्वानों ने कहे हैं। तो ये इस तरह से जो वो उपरूपक हैं उनको यदि देखा जाए तो उनको देखने के बाद पता चलता है कि ये जो उपरूपक जिनको जो इनको कि साहित्य दर्पण इत्यादि में हम इनका उल्लेख देखते हैं, यद्यपि इनका कोई बृहद शास्त्र नहीं मिलता है तथापि ये लोक प्रचलित हैं और लोक परंपरा में अत्यंत गहनता से ये रचे बसे हुए थे और इनका प्रायः इनका जो है इनका मंचन सरलता से हो जाया करता था। तो ये जो जितनी भी तथ्य हैं ये आपको बताने के लिए, आपके समझने के लिए संभवतः पर्याप्त होंगे कि संस्कृत नाटक की विकास यात्रा लंबी है और शताब्दियों तक चली है
और आज भी संस्कृत में जो आधुनिक काल है इसमें भी नाटकों की रचना हो रही है। हालांकि अब पहले जैसा वो जो प्राचीन काल में जो नाटक लिखे गए उस तरह का हम जिसको कहेंगे तेवर नहीं देखते हैं, किंतु फिर भी वो प्रासंगिक हैं, समीचीन हैं और आज भी उस परंपरा को आगे बढ़ाए हुए हैं। तो इस दृष्टि से ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है और आप इसे तैयार कर लें। आपके इंट्रोडक्शन के लिए, आपके बेस के लिए जो आप स्वप्नवासव दत्तम और दूतवाक्यम पढ़ रहे हैं उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि आप संस्कृत नाटकों के विषय में पूरी जानकारी रखें, जिससे कि आपको नाटक पढ़ने में और अधिक आनंद आए और आपका इंटरेस्ट या रुचि उन नाटकों को पढ़ने में और अधिक जगे। तो आप इस प्रश्न को तैयार करें और लिखकर दिखाएं। कोई समस्या हो तो अवश्य पूछें। धन्यवाद।